स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमें दिखाती है कि नार्सिसिस्ट्स कैसे अपने खेल खेलते हैं और यह कैसे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। किताब का नाम है द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक। अगर आप खुद को कभी ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं जहां आप अपनी ही पहचान खोने लगे हो या आपको लगता हो कि आप किसी के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इस किताब का अध्ययन करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक एक गहरी और सटीक समझ देती है कि नार्सिसिस्ट्स अपने शिकार को कैसे जाल में फंसाते हैं, उनकी भावनाओं से कैसे खेलते हैं और कैसे ये सभी रणनीतियां उन्हें अपने कंट्रोल में रखती हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि नार्सिसिस्ट्स लोग अपनी बातों और कार्यों में खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या रणनीतियां और तकनीकें छुपी होती हैं, ये किताब यही बताती है। द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि नार्सिसिज्म केवल एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से सुसज्जित मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें दूसरों के इमोशंस और मानसिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया जाता है। किताब का उद्देश्य उन खेलों को उजागर करना है जिनका सामना हम में से कई लोग करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इस किताब के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट्स अपनी चालाकियों का इस्तेमाल कर दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। यह न केवल रिश्तों बल्कि हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी को भी प्रभावित करता है। नार्सिसिस्ट्स के पास एक तरह का चार्म होता है जो शुरू में आपको आकर्षित करता है। आपको लगता है कि वे आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन असल में वह इस आकर्षण के माध्यम से आपको अपनी पकड़ में लेते हैं और फिर आपकी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे नियंत्रण में कर लेते हैं। द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक ये समझाता है कि यह एक रणनीतिक खेल है और इस खेल को कैसे समझा जा सकता है ताकि हम अपनी खुशहाली और मानसिक शांति को बचा सकें। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आपको किसी रिश्ते या स्थिति में मैनिपुलेटिव बिहेवियर का सामना करना पड़ा है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई आपके साथ इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहा है? इस किताब का अध्ययन करने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे नार्सिसिस्ट्स आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करते हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। इस किताब में न केवल नार्सिसिज्म के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि कैसे आप नार्सिसिस्ट्स के प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है जो हमें ये बताती है कि हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए अगर आप भी नार्सिसिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं, या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो इस किताब को पढ़ने से आपको नई सोच और दिशा मिल सकती है। आज हम इस वीडियो में किताब की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे जो आपको नार्सिसिस्ट से बचने और खुद को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। चैप्टर 1, नार्सिसिज्म द हिडन गेम। स्वागत है आपका। हम अब शुरुआत करते हैं द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक के पहले चैप्टर से, जो हमें बताता है कि नार्सिसिज्म सिर्फ एक साधारण आत्मप्रशंसा नहीं है, बल्कि यह एक छुपा हुआ रणनीतिक खेल है। हमारे समाज में नार्सिसिज्म को अक्सर केवल एक व्यक्ति की घमंड और आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक हमें ये समझाते हैं कि नार्सिसिज्म की जड़ें कहीं गहरी हैं। ये सिर्फ एक बाहरी व्यक्तित्व या एक स्वार्थी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक खेल है जो दूसरों को अपने नियंत्रण में करने के लिए खेला जाता है। नार्सिसिज्म का असली चेहरा एक आकर्षक व्यक्तित्व से सामने आता है, लेकिन जो भीतर से बहुत ही खतरनाक होता है। नार्सिसिस्ट्स वे लोग होते हैं जो दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों का आदान प्रदान नहीं करते। उनका ध्यान सिर्फ खुद पर केंद्रित होता है। वे अपनी पहचान को दूसरों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के रूप में बनाते हैं और उन्हें यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि वे सबसे खास हैं। पहले चैप्टर में लेखक ने नार्सिसिस्ट्स की मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज को उजागर किया है। वे शिकार के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी के अनुसार उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने आकर्षण और करिश्मे का उपयोग करते हैं। शुरुआत में तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत सौम्य और आकर्षक लगती है, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि यह सब आपको उनके नियंत्रण में रखने के लिए था। इस चैप्टर में लेखक ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि नार्सिसिस्ट्स अपनी शक्ति को दो तरह से दिखाते हैं। लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वे बहुत ध्यान देते हैं, आपकी पूरी तारीफ करते हैं, आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है जिससे आप उनके जाल में फंसने लगते हैं। नार्सिसिस्ट्स के साथ संबंध बनाने के दौरान आप इस फेज को एक रोमांटिक या सशक्त संबंध के रूप में महसूस करते हैं। डिवैल्यूएशन। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसने आपको पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, तो वह आपको कम करने लगता है।
पहले की तारीफों का जगह अब आलोचनाओं और अपमान से भरने लगता है। आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप उस व्यक्ति के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आपने पहले महसूस किया था। लेखक ने यहाँ बताया कि नार्सिसिस्ट्स का असली उद्देश्य आपकी स्वायत्तता को कम करना और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है। उनका मानना है कि जब तक आप उनके नियंत्रण में नहीं होते तब तक वे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। नार्सिसिज्म का खेल सिर्फ एक तरफा स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक युद्ध है जिसमें आप धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। इसके बावजूद नार्सिसिस्ट आपको यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि आप उनकी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यही खेल इस किताब में दिखाया गया है और यह हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना चाहिए जब हम ऐसे टॉक्सिक व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। इस चैप्टर में एक अहम बिंदु ये भी है कि नार्सिसिस्ट्स अपने शिकार को गैसलाइटिंग करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें वे आपको अपने ही विचारों और एहसासों में संदेह करने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप ये कहते हैं कि कुछ गलत हुआ है तो वे आपको ये कहकर मूर्ख बना सकते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देती है। तो इस पहले चैप्टर ने ये स्पष्ट किया कि नार्सिसिस्ट सिर्फ स्वार्थी नहीं होते, बल्कि वे बहुत ही योजनाबद्ध और रणनीतिक तरीके से दूसरों को अपने प्रभाव में लाते हैं। उनका उद्देश्य किसी भी रिश्ते या संपर्क में अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखना होता है। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें नार्सिसिस्ट्स के खेल को पहचानना चाहिए और उनसे बचने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर हम उनके नियंत्रण में आ गए तो हम न सिर्फ अपनी मानसिक शांति खो सकते हैं, बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान को भी खो सकते हैं। ये था चैप्टर 1, जिसमें हमने नार्सिसिज्म के खेल के बारे में जाना। अगर आप इस खेल को समझने में सफल होते हैं तो आप खुद को इससे बचाने के लिए और मजबूत बन सकते हैं। अगले चैप्टर में हम और गहराई से देखेंगे कि नार्सिसिस्ट्स के साथ रिश्ते में रहने से क्या खतरे होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। चैप्टर 2, द नार्सिसिस्ट्स मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। स्वागत है आपका इस अध्याय में, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि नार्सिसिस्ट्स अपने खेल में क्या क्या तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा कि नार्सिसिज्म एक मानसिक और भावनात्मक खेल है, लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि वे इस खेल को कैसे खेलते हैं। नार्सिसिस्ट्स के पास एक पूरी टूल किट होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स होती हैं, जिनका उद्देश्य दूसरों को भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर करना और खुद को ताकतवर बनाना होता है। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि नार्सिसिस्ट्स किस प्रकार इन तकनीकों का उपयोग करते हैं और हम खुद को इनसे बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। 1. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसे नार्सिसिस्ट्स बहुत कुशलता से उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य आपको यह विश्वास दिलाना होता है कि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं वह गलत है। वे आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं और आपको संदेह में डालते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं तो नार्सिसिस्ट आपको ये कहकर चुप करा सकते हैं, तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे यह आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है और आप अपने ही विचारों पर शक करने लगते हैं। गैसलाइटिंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे होता है और आपको एहसास नहीं होता कि आप इस जाल में फंस चुके हैं। नार्सिसिस्ट ये चाहते हैं कि आप अपनी वास्तविकता पर संदेह करने लगे ताकि वे अपनी इच्छानुसार आपका मार्गदर्शन कर सकें। 2. लव बॉम्बिंग। यह एक और प्रमुख तकनीक है जो नार्सिसिस्ट्स का ट्रेडमार्क है। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है किसी को अत्यधिक प्यार, तारीफ और ध्यान देना ताकि वे उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा सकें। नार्सिसिस्ट्स पहले आपको अपनी पूरी दुनिया में शामिल करते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप उनका संपूर्ण हो, आपको उनके साथ हर पल बिताने का एहसास कराते हैं और यह सब आपको बहुत रोमांटिक और सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन इस प्यार और ध्यान के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यह है कि नार्सिसिस्ट आपको अपने नियंत्रण में ले सके। एक बार जब आप उनके जाल में फंस जाते हैं तो यह लव बॉम्बिंग समाप्त हो जाता है और आपको महसूस होने लगता है कि अब आपको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। यह एक रणनीति है जो नार्सिसिस्ट्स अपने शिकार को इमोशनल डिपेंडेंसी में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3. ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक और चतुर तकनीक है जिसका इस्तेमाल नार्सिसिस्ट्स अपने शिकार को असुरक्षित और मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए करते हैं। इस तकनीक में नार्सिसिस्ट्स किसी तीसरे व्यक्ति को जोड़कर अपने शिकार को अन्य लोगों से तुलना करने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, वे कहते हैं, देखो मेरी दोस्त तो तुमसे बहुत बेहतर है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसका उद्देश्य यह है कि शिकार को अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम महसूस कराना।
ये तकनीक खासतौर पर रिश्तों में बहुत प्रभावी होती है, जहां नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को किसी तीसरे व्यक्ति के मुकाबले नीचा महसूस कराता है। 4. साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट वह तकनीक है जिसमें नार्सिसिस्ट्स अपनी पार्टनर या शिकार से पूरी तरह से बात करना बंद कर देते हैं। वे आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि आप उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आप नार्सिसिस्ट से फिर से संपर्क करने के लिए विवश हो जाएं। इस प्रक्रिया के दौरान आप न केवल भावनात्मक रूप से टूटने लगते हैं, बल्कि यह भी महसूस करते हैं कि आपने जो गलती की है उसका कोई समाधान नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट नार्सिसिस्ट्स द्वारा एक सजा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जो उनके शिकार को इस बात का एहसास कराती है कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्ट पर होना चाहिए। 5. प्रोजेक्टिंग। नार्सिसिस्ट्स अक्सर अपनी गलतियों या अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर डालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोजेक्टिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर नार्सिसिस्ट खुद में दोष महसूस कर रहे हैं, तो वे इसे अपने शिकार पर डाल सकते हैं। वे ये कह सकते हैं, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो, या तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ है। इस तरह वे अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करते हैं, ताकि वे खुद को सही साबित कर सकें और शिकार को मानसिक दबाव में डाल सकें। 6. स्मीयर कैंपेन। नार्सिसिस्ट्स जब खुद को नुकसान में महसूस करते हैं या जब उनका कंट्रोल टूटता है, तो वे अक्सर अपने शिकार के खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाते हैं। इसका मतलब होता है कि वे आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, आपके चरित्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य आपको समाज में नीचा दिखाना और आपके रिश्तों को नष्ट करना होता है। ये तकनीक विशेष रूप से तब प्रभावी होती है जब नार्सिसिस्ट्स को लगता है कि उनके शिकार को अब वे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे फिर शिकार के खिलाफ झूठी बातें फैलाकर उसे अकेला और मानसिक रूप से टूटने के लिए मजबूर करते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों को अपनी मानसिक और भावनात्मक पकड़ में लेते हैं। इन तकनीकों से बचने के लिए हमें इनकी पहचान करना बेहद जरूरी है। ये हमें ये भी सिखाता है कि जब हम नार्सिसिस्ट्स के साथ संबंध में होते हैं, तो हमें अपनी सीमाएं और आत्मसम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है। इस चैप्टर के द्वारा हम ये समझ पाए हैं कि नार्सिसिस्ट्स का असली उद्देश्य हमें कमजोर करना और खुद को ताकतवर बनाना होता है। चैप्टर 3 द नार्सिसिस्ट्स नीड फॉर कंट्रोल। स्वागत है आपका इस चैप्टर में, जहां हम विस्तार से जानेंगे कि नार्सिसिस्ट्स के जीवन में नियंत्रण कंट्रोल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और वे इसे कैसे हासिल करते हैं। चैप्टर 2 में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के जरिए दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि उनके जीवन में नियंत्रण की इतनी गहरी आवश्यकता क्यों होती है। नार्सिसिस्ट्स का पूरा अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वे अपने आसपास के लोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं। वे दूसरों के मन, भावनाओं और विचारों को इस तरह से बदलते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार चलता रहे। 1. नार्सिसिस्टिक इंजरी। नार्सिसिस्ट्स का सबसे बड़ा डर होता है कि उनकी छवि या प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे। वे चाहते हैं कि लोग हमेशा उन्हें ऊंचा, खास और महान मानें। जब उनकी यह छवि खतरे में पड़ती है या कोई उन्हें नकारात्मक रूप से देखता है, तो इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा जाता है। यह उनके लिए एक गंभीर मानसिक स्थिति हो सकती है, क्योंकि उनकी पूरी आत्ममूल्यता इस पर आधारित होती है। इस तरह की चोट से बचने के लिए नार्सिसिस्ट्स हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। यदि किसी से भी यह खतरा हो कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, तो वे उस व्यक्ति को अपने से दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 2. पावर स्ट्रगल्स। नार्सिसिस्ट्स को अपनी शक्ति बनाए रखने का जुनून होता है। वे रिश्तों में हमेशा पावर स्ट्रगल्स, शक्ति संघर्ष का हिस्सा होते हैं, जहां वे अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए किसी भी तरह के मानसिक दबाव का उपयोग करते हैं। वे हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें अपना आदर्श मानें और उनके नियंत्रण में रहें। इस संघर्ष में नार्सिसिस्ट सबसे पहले अपने शिकार को आत्मसंदेह में डालते हैं, जिससे वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद वे शिकार को इस हद तक भ्रमित कर देते हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता और राय को खो बैठते हैं। ये सब इस कारण से होता है कि नार्सिसिस्ट्स अपने जीवन में शक्ति और नियंत्रण का पूरी तरह से अनुभव करना चाहते हैं। 3. इमोशनल मैनिपुलेशन। नार्सिसिस्ट्स को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि कैसे किसी के भावनाओं से खेला जाए। वे इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल बहुत कुशलता से करते हैं, जिससे वे अपने शिकार को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब शिकार के जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो नार्सिसिस्ट उसकी भावनाओं का शोषण करते हैं। वे इसे इस तरह से घुमा सकते हैं कि शिकार को लगे कि उस समस्या का समाधान केवल नार्सिसिस्ट के पास है। इससे शिकार पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर निर्भर हो जाता है। 4. आइसोलेशन। नार्सिसिस्ट्स अक्सर अपने शिकार को आइसोलेशन, एकांतवास में डालने की कोशिश करते हैं। वे शिकार को उसके परिवार, दोस्तों और अन्य सपोर्ट सिस्टम से दूर करते हैं, ताकि वह केवल उनके प्रभाव में रहे।
इस आइसोलेशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शिकार को पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पर निर्भर कर दिया जाए। जब शिकार अन्य लोगों से संपर्क नहीं करता और अकेला होता है, तो नार्सिसिस्ट का प्रभाव उस पर बढ़ जाता है। इस स्थिति में शिकार को लगता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और केवल नार्सिसिस्ट ही उसकी मदद कर सकता है। 5. द नीड फॉर एडमिरेशन। नार्सिसिस्ट्स की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एडमिरेशन, तारीफ। वे चाहते हैं कि लोग हमेशा उनकी सराहना करें और उनकी महानता को स्वीकार करें। उनकी आत्ममूल्यता और मानसिक शांति इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उन्हें कितनी तवज्जो देते हैं। इसलिए नार्सिसिस्ट्स हमेशा अपनी शान और शौकत को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे अपनी सफलता और उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में देखें। जब उन्हें यह नहीं मिलता तो वे नाराज हो सकते हैं या क्रोधित हो सकते हैं। 6. कंट्रोल थ्रू गिल्ट एंड फियर। नार्सिसिस्ट्स अपने शिकार को गिल्ट, अपराध बोध और फियर, डर के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। वे शिकार को यह महसूस कराते हैं कि अगर वह नार्सिसिस्ट की इच्छाओं के खिलाफ जाता है तो उसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, नार्सिसिस्ट शिकार को यह महसूस कराते हैं कि अगर वह उनकी मदद नहीं करेगा तो उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा या उसका कुछ नुकसान हो सकता है। इस प्रकार शिकार अपने डर और अपराध बोध से जूझता है और नार्सिसिस्ट के सामने झुक जाता है। 7. नार्सिसिस्ट साइकिल ऑफ कंट्रोल। नार्सिसिस्ट्स का नियंत्रण एक चक्र साइकिल की तरह होता है, जिसमें वे शिकार को पहले आकर्षित करते हैं, फिर उसे भावनात्मक रूप से दबाते हैं और बाद में उसे और अधिक नियंत्रण में लेने के लिए उसे डरा धमकाते हैं। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक शिकार पूरी तरह से उनकी मानसिक पकड़ में न आ जाए। जब तक शिकार इस चक्र से बाहर नहीं निकलता, तब तक नार्सिसिस्ट का नियंत्रण बना रहता है। इस चैप्टर ने हमें ये समझने का मौका दिया कि नार्सिसिस्ट्स अपने नियंत्रण की इच्छा में क्यों इतने अडिग होते हैं और वे इसे किस प्रकार हासिल करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वे अपने शिकार को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लाकर उनके जीवन को अपने हिसाब से चला सकें। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि नार्सिसिस्ट्स के साथ रिश्ते में रहकर हम अपनी स्वतंत्रता और मानसिक शांति खो सकते हैं अगर हम खुद को उनकी चालों से बचाने के लिए तैयार नहीं होते। चैप्टर 4 द नार्सिसिस्ट्स रिलेशनशिप डायनामिक्स। स्वागत है आपका इस चैप्टर में, जहां हम समझेंगे कि नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं और इन रिश्तों में किस प्रकार की पेचीदगियां होती हैं। चैप्टर 3 में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन नियंत्रण प्रक्रियाओं का रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों में अपने लाभ के लिए कई तरह के मैनिपुलेटिव तरीके अपनाते हैं। वे दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से उन पर दबाव डालते हैं। 1. आइडियलाइजेशन फेज, द लव बॉम्बिंग। नार्सिसिस्ट्स के साथ संबंध की शुरुआत में एक ऐसी स्थिति होती है जिसे आइडियलाइजेशन फेज कहा जाता है। इस दौरान नार्सिसिस्ट आपको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना लेता है। वे आपको इतना प्यार, ध्यान और सराहना देते हैं कि आपको लगता है कि यह रिश्ता बहुत परफेक्ट है। ये वह चरण है जब नार्सिसिस्ट आपको अपने जाल में फंसा देता है। वे आपको लव बॉम्बिंग के जरिए यह महसूस कराते हैं कि आप उनके लिए हर चीज़ हो। वे आपके साथ समय बिताने के बहाने आपको अपने नियंत्रण में लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। 2. डिवैल्यूएशन फेज, द इमोशनल अब्यूज। एक बार जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप उनके जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं, तो वे आपको भावनात्मक रूप से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था डिवैल्यूएशन फेज कहलाती है। इस दौरान नार्सिसिस्ट आपकी हर बात को नकारता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप उनसे प्यार पाने के लायक नहीं हैं। वे आपकी कोशिशों को नज़रअंदाज करते हैं, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और आपको लगातार नकारात्मकता का सामना कराते हैं। ये स्थिति शिकार को मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। आप खुद को उनकी मांगों और शर्तों के अनुसार ढालने लगते हैं और उन्हें खुशी देने के लिए अपनी पहचान को खो देते हैं। 3. द डिस्कार्ड फेज, द साइलेंट ट्रीटमेंट। डिवैल्यूएशन के बाद नार्सिसिस्ट शिकार को छोड़ देता है या उसे नज़रअंदाज करता है। यह अवस्था डिस्कार्ड फेज कहलाती है। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि शिकार अब उनके लिए कोई काम नहीं कर सकता या उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है, तो वे उसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इस अवस्था में नार्सिसिस्ट अपनी भावनाओं का पूरी तरह से बहिष्कार करता है और शिकार को महसूस कराता है कि वह अब उनके लिए महत्वहीन हो गया है। अक्सर ये सिलसिला अचानक और बिना किसी चेतावनी के होता है। शिकार को ये समझ में नहीं आता कि वह कहाँ गलत हो गया और क्यों नार्सिसिस्ट ने उसे त्याग दिया। 4. द हूवरिंग फेज, द रीएंट्री टैक्टिक। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि उनका शिकार कहीं और ध्यान दे रहा है या किसी दूसरे रिश्ते में खुश है, तो वे हूवरिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
इस दौरान नार्सिसिस्ट शिकार को फिर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसे लुभाने की कोशिश करता है। वे शिकार को संदेश भेजते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं या उसे यह महसूस कराते हैं कि उनके बिना शिकार का जीवन अधूरा है। ये सब कुछ शिकार को फिर से उनके नियंत्रण में लाने के लिए होता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि नार्सिसिस्ट जब भी जरूरत महसूस करता है वह हूवरिंग के जरिए अपने शिकार को वापस लाने की कोशिश करता है। 5. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डैमेज इन रिलेशनशिप्स। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में रहना शिकार के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इस तरह के रिश्ते मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यधिक थकाऊ होते हैं। शिकार खुद को हमेशा अवमूल्यित महसूस करता है और उसके आत्मसम्मान को निरंतर चोट पहुंचती रहती है। नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों में अपने शिकार से अधिकतम लाभ उठाने के लिए उनका शोषण करते हैं। वे शिकार को भावनात्मक रूप से परिभाषित करते हैं, उसे दोषी महसूस कराते हैं और उसके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इस प्रक्रिया में शिकार की मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और वह स्वयं को एक बुरे शकल में फंसा हुआ महसूस कर सकता है। 6. द नार्सिसिस्ट्स एबिलिटी टू फेक एम्पैथी। एक सामान्य नार्सिसिस्ट के लिए एम्पैथी, सहानुभूति, एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। हालांकि नार्सिसिस्ट्स कभी कभी फेक एम्पैथी का प्रदर्शन करते हैं। वे ये दिखाते हैं कि वे आपके दर्द और दुख को समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। नार्सिसिस्ट्स कभी भी वास्तविक सहानुभूति नहीं दिखाते, लेकिन वे इसका अभिनय करते हैं ताकि शिकार को ये लगे कि वे उनका भला चाहते हैं। यह उनका एक और मैनिपुलेटिव तरीका है जो उन्हें अपनी स्थिति और नियंत्रण को बनाए रखने में मदद करता है। 7. द नार्सिसिस्ट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर रिलेशनशिप्स। नार्सिसिस्ट्स की रिश्तों के प्रति दृष्टि केवल वापसी के चक्र के रूप में होती है। उनका कोई स्थिर और दीर्घकालिक संबंध बनाने का उद्देश्य नहीं होता। उनका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि वे दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों के अनुसार नियंत्रित करें और अपनी शक्ति को बनाए रखें। इसके लिए वे कभी भी रिश्तों में भावनात्मक या मानसिक स्थिरता की बात नहीं करते। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि वे शिकार को हर वक्त अपनी मानसिक पकड़ में बनाए रखें ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। इस चैप्टर में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों को कैसे नियंत्रित करते हैं। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक और तरीके का उपकरण होते हैं जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के रिश्ते शिकार के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नार्सिसिस्ट से बचने के लिए हमें खुद को पहचानने और अपनी सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है। चैप्टर 5 नार्सिसिस्ट्स मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। स्वागत है आपका इस चैप्टर में, जहां हम विस्तार से जानेंगे कि नार्सिसिस्ट्स अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि वे अपने आसपास के लोगों को अपने प्रभाव में रख सकें। चैप्टर 4 में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों में कितनी कुशलता से नियंत्रण बनाए रखते हैं और दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ते हैं। अब हम समझेंगे कि वे ये सब कैसे करते हैं। नार्सिसिस्ट्स हमेशा मैनिपुलेटिव तरीकों से ही काम करते हैं ताकि वे दूसरों को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। ये तकनीकें बहुत ही चालाक होती हैं और अक्सर शिकार को यह एहसास ही नहीं होता कि वे मैनिपुलेशंस के शिकार हो रहे हैं। 1. गैसलाइटिंग। नार्सिसिस्ट्स की सबसे प्रमुख और खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है गैसलाइटिंग। यह एक ऐसी मानसिक रणनीति है जिसमें नार्सिसिस्ट किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी याददाश्त, परसेप्शन या मानसिक स्थिति गड़बड़ है। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आपने जो कुछ भी देखा या महसूस किया वह सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कहते हैं कि नार्सिसिस्ट ने कुछ गलत किया है, तो वे इसे इस तरह से पलटते हैं कि आपको लगे कि आप ही गलत हैं। वे आपकी यादों को नकारते हैं और आपको भ्रमित करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप धीरे धीरे अपनी सही सोच और समझ खो देते हैं। 2. लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग वह तरीका है जिसमें नार्सिसिस्ट शुरुआत में अपने शिकार को बहुत अधिक प्यार, सराहना और ध्यान देता है ताकि वह शिकार उनके जाल में पूरी तरह से फंस जाए। वे ये दिखाते हैं कि वे शिकार को बहुत समझते हैं और उनके लिए हर चीज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको विश्वास दिलाती हैं कि यह रिश्ता बेहद खास है। लव बॉम्बिंग के दौरान नार्सिसिस्ट पूरी तरह से आपके इमोशंस को अपने नियंत्रण में लेता है। वे आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं का ख्याल रखते हैं ताकि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। 3. ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक और मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें नार्सिसिस्ट किसी तीसरे व्यक्ति को रिश्ते में घसीटते हैं ताकि वे अपने शिकार को ईर्ष्या या असुरक्षा का सामना करवा सकें। इसका उद्देश्य होता है कि शिकार खुद को कमतर महसूस करे और नार्सिसिस्ट के आसपास चक्कर काटता रहे। उदाहरण के लिए, नार्सिसिस्ट अपने शिकार को बताता है कि किसी और को उनकी जगह ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या किसी और के साथ समय बिताया जा रहा है। इस प्रकार शिकार को लगता है कि उसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है और वह नार्सिसिस्ट के ध्यान को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है।
ये रणनीति शिकार को उलझन में डाल देती है और उसे नार्सिसिस्ट के पास वापस आने के लिए मजबूर कर देती है। 4. प्रोजेक्शन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें नार्सिसिस्ट अपनी नकारात्मक भावनाओं या गलतियों को शिकार पर डाल देता है। वे यह आरोप लगाते हैं कि शिकार वही काम कर रहा है जो वे खुद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर नार्सिसिस्ट खुद किसी चीज़ में धोखा दे रहा है तो वे शिकार पर यह आरोप लगाते हैं कि वह विश्वासघात कर रहा है। इस तरह से नार्सिसिस्ट खुद की गलतियों से बचने की कोशिश करता है और शिकार को दोषी महसूस कराता है। इस टेक्निक के जरिए वे शिकार को मानसिक रूप से उलझा देते हैं और उस पर अपनी गलतियों का भार डाल देते हैं। 5. साइलेंट ट्रीटमेंट एक ऐसी तकनीक है जिसे नार्सिसिस्ट शिकार को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान नार्सिसिस्ट शिकार से पूरी तरह से बात करना बंद कर देता है और उसे एहसास दिलाता है कि वह उसके लिए मायने नहीं रखता। इस तकनीक का उद्देश्य होता है कि शिकार में गिल्ट और एंग्जाइटी का संचार किया जाए। जब नार्सिसिस्ट शिकार से बात करना बंद कर देता है तो शिकार खुद को गलत समझने लगता है और उसे नार्सिसिस्ट की तलाश होती रहती है। ये स्थिति शिकार को मानसिक रूप से थका देती है और वह नार्सिसिस्ट के पास वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। 6. प्लेइंग द विक्टिम नार्सिसिस्ट्स अक्सर प्लेइंग द विक्टिम का तरीका अपनाते हैं ताकि वे लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर सकें और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। वे किसी भी समस्या के लिए खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे लोग उनके साथ सहानुभूति दिखाने लगते हैं। ये तकनीक नार्सिसिस्ट को अपने दोषों से बचने का एक तरीका देती है। वे अपनी गलतियों को छुपाते हैं और दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें समझें और उनका समर्थन करें। 7. गिल्ट ट्रिपिंग नार्सिसिस्ट्स अक्सर गिल्ट ट्रिपिंग का इस्तेमाल करते हैं जिससे शिकार को यह महसूस करवा दिया जाता है कि उसने नार्सिसिस्ट के लिए कुछ गलत किया है। वे ये कहकर शिकार को परेशान करते हैं कि अगर उसने कुछ और किया होता तो नार्सिसिस्ट को खुश रखा जा सकता था। इस तरीके से नार्सिसिस्ट शिकार को मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते हैं। 8. फ्यूचर फेकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें नार्सिसिस्ट शिकार से यह वादा करता है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वास्तव में वह कभी पूरा नहीं होता। वे शिकार को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह अभी उनके साथ है तो भविष्य में उसे बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। ये तकनीक शिकार को यह उम्मीद देती है कि भविष्य में चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक धोखा होता है ताकि नार्सिसिस्ट शिकार को अपने नियंत्रण में रख सके। इस चैप्टर में हमने जाना कि नार्सिसिस्ट्स अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वे मानसिक और भावनात्मक रूप से दूसरों को प्रभावित करने के लिए कई चालाक तरीके अपनाते हैं, जिनमें गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, ट्रायंगुलेशन, प्रोजेक्शन और गिल्ट ट्रिपिंग शामिल हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य होता है शिकार को भ्रमित करना, उसे अपनी पकड़ में रखना और अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे मोड़ना। चैप्टर 6 द नार्सिसिस्ट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अदर्स। स्वागत है आपका इस अंतिम चैप्टर में, जहां हम समझेंगे कि नार्सिसिस्ट के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहने का क्या असर होता है। चैप्टर 5 में हमने देखा कि नार्सिसिस्ट्स कितनी चालाकी से अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कि इन सभी मैनिपुलेशंस का शिकार पर क्या असर पड़ता है और कैसे यह उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। 1. इमोशनल एग्जॉस्शन एंड बर्नआउट। नार्सिसिस्ट्स के साथ संबंध में रहना एक मानसिक रूप से थकाने वाला अनुभव हो सकता है। उनका कांस्टेंट मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और इमोशनल अब्यूज शिकार को इतनी मानसिक थकान दे सकता है कि वह हर समय खुद को अनिश्चित और उलझन में महसूस करता है। शिकार का आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उसे लगता है कि वह नार्सिसिस्ट की उम्मीदों को कभी नहीं पूरा कर सकता। इस निरंतर तनाव और चिंता के कारण शिकार में इमोशनल बर्नआउट हो सकता है। वह मानसिक रूप से टूटकर खुद को कभी खुश और कभी उदास महसूस करता है। ये स्थिति शिकार को अवसाद और चिंता का शिकार बना सकती है। 2. आइडेंटिटी लॉस एंड सेल्फ डाउट। नार्सिसिस्ट्स का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि वे शिकार को अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर देते हैं। नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशंस के कारण शिकार धीरे धीरे अपनी मूल पहचान और इन्फॉर्मेशन को खोने लगता है। शिकार को लगता है कि वह हर कदम पर गलत है और उसने जो भी किया वह कभी सही नहीं हो सकता। ये लगातार अवमूल्यन और मानसिक उत्पीड़न शिकार को उस अवस्था में पहुंचा सकता है जहां वह खुद पर संदेह करने लगता है। उसे यह विश्वास होता है कि वह बिना नार्सिसिस्ट के समर्थन के कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इस तरह के रिश्ते में शिकार अपनी खुद की इच्छाओं और ज़रूरतों को भूलकर केवल नार्सिसिस्ट की इच्छाओं को प्राथमिकता देने लगता है। 3. साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड PTSD। नार्सिसिस्ट के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहना शिकार को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार बना सकता है। शिकार को ऐसे रिश्तों से बहुत गहरी मानसिक चोटें और आघात लग सकते हैं। यह आघात शिकार को मानसिक विकारों जैसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की स्थिति में डाल सकता है।
PTSD के लक्षणों में अनिद्रा, अवसाद, चिंताएं और मानसिक अस्थिरता शामिल हो सकते हैं। ये शिकार के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देता है और उसे पूरे जीवन भर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नार्सिसिस्ट्स के साथ बिताए गए समय की मानसिक चोटें शिकार को कठिनाई में डाल सकती हैं और कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। 4. ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड सोशल आइसोलेशन। नार्सिसिस्ट्स अपने रिश्तों में केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और यही कारण है कि वे अपने शिकार को सामाजिक रूप से अलग थलग कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट्स अक्सर अपने शिकार को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन पर पूरा नियंत्रण रख सकें। इसके परिणामस्वरूप शिकार का सामाजिक नेटवर्क बहुत कमजोर हो सकता है। वह अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने लगता है और वह नार्सिसिस्ट पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। यह अकेलापन और सामाजिक अलगाव शिकार को मानसिक रूप से और भी कमजोर बना सकता है। 5. परपेचुएटिंग द साइकिल ऑफ अब्यूज। नार्सिसिस्ट्स कभी भी अपने व्यवहार को नहीं बदलते। वे अपनी मैनिपुलेटिव रणनीतियों को दोहराते रहते हैं, जिससे शिकार को लगता है कि वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार के रिश्ते में रहकर शिकार को लगता है कि यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। शिकार का आत्मसम्मान हर बार कम होता जाता है और वह नार्सिसिस्ट के जाल में बार बार फंसता है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक शिकार किसी प्रकार से इसे तोड़ नहीं पाता। लेकिन जब तक वह खुद को इस संबंध से बाहर निकालने की ताकत नहीं पाता, वह नार्सिसिस्ट की गिरफ्त में फंसा रहता है। 6. ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द नार्सिसिस्ट्स ग्रिप। नार्सिसिस्ट से बाहर निकलना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से संभव है। जब कोई शिकार नार्सिसिस्ट के जाल से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, तो उसे कई मानसिक और भावनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए शिकार को अपनी आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान और खुद की पहचान को फिर से स्थापित करना होता है। इसके लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना और खुद को समय देना बेहद महत्वपूर्ण है। वह समय आएगा जब शिकार को ये समझ में आएगा कि उसे नार्सिसिस्ट से दूर रहकर बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने का हक है। इस प्रक्रिया में साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंत में शिकार को अपनी स्वतंत्रता मिलती है। इस चैप्टर में हमने जाना कि नार्सिसिस्ट के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहने का शिकार पर क्या गहरा असर पड़ता है। ये रिश्ते मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से शिकार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि अगर शिकार खुद को पहचानने और सही समय पर आत्मसंरक्षण की दिशा में कदम उठाता है, तो वह नार्सिसिस्ट के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। द नार्सिसिस्ट्स प्लेबुक को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नार्सिसिस्ट्स की मैनिपुलेशंस और नियंत्रण शिकार के जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी टॉक्सिक व्यक्ति से दूर रहकर स्वस्थ रिश्ते बनाने चाहिए।